चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर में अवैध बनाई गई 3 मंजिला इमारत कड़ी मशक्कत के बाद गिराई गई। एडीए की शानदार कार्यवाही। अजमेर पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। 14 थाना अधिकारियों सहित कई पुलिस कर्मियों को किया गया इधर उधर। अजमेर मंडल के 6 अमृत भारत स्टेशनों का शिलान्यास 26 फरवरी को। रेल अधिकारियों ने दी जानकारी। अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक वर्मा ने किया पावर हाउस का औचक निरीक्षण। 26 कर्मचारी मिले गैर हाजिर। अजमेर में वाहन चोरों के हौसले बुलंद। इस बार घर के बाहर खड़ी एक्टिवा उड़ाई। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के लोहागल में आज एडीए ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ अवैध रूप से बनी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि ओसीएफ लैंड पर बनाई गई अवैध रूप से 3 मंजिला बिल्डिंग की अजमेर विकास प्राधिकरण को लंबे समय से शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद आज एडीए ने कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से बनी 3 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान तहसीलदार पटवारी और भारी पुलिस जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा। ये जो आज कार्रवाई चल रही है, इसमें दिसंबर के अंदर इनकी शिकायत आई थी। तब हमने हमारी जो कलेक्टर महोदया और जो हमारी आयुक्त महोदया उनके आदेशानुसार हमने इसकी जांच करवाई थी, जिसमें हमारे गिरदावर ने इसमें पाया कि ये जो ओसीएफ लैंड होती है उसके अंदर ये अवैधिक निर्माण कर रहे हैं बिना किसी सक्षम स्वीकृति के। और चूँकि ओसीएफ लैंड है तो इसमें कंस्ट्रक्शन किया भी नहीं जा सकता, तो इसके तहत फिर हमने इनको पाबंद भी किया था 29/12/2023 को, लेकिन ये नहीं माने। तो फिर हमने इनके खिलाफ जो एडीए की जो धारा 17 है उसके तहत हमने इन पे प्रकरण दर्ज किया था, जिसके तहत इनको सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए हमारे डीसी साहब ने इनके खिलाफ बेदखली के आदेश पारित किए हैं। उस आदेशों के तहत ही हम आज यहाँ पे आए हैं और हमने पुलिस से एडिशनल जाब्ता मांगा था, जो हमें आज मिल गया। तो इसके तहत हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। जी, आज ये तोड़फोड़ हो रही है, इसके बाबत माननीय न्यायालय मुंसिफ कोर्ट से स्टे है। उस स्टे में कल एप्लीकेशन दी गई। एप्लीकेशन दे करके और माननीय न्यायालय में ये प्रार्थना की गई कि साहब वो तो तोड़ने पर आमादा हैं, हमारे स्टे की तारीख कल तारीख थी तो इसको आगे बढ़ाया जाए। इसमें राज्य की अभिभाषक वगैरह सब उपस्थित है, एडीए के प्रतिनिधि उपस्थित है। माननीय न्यायालय में इसमें स्टे 1 मार्च तक बढ़ा रखा है और एडीए की तरफ से जो जवाब प्रस्तुत किया गया है उसमें तहसीलदार जी पक्षकार हैं। तहसीलदार जी की तरफ से एफिडेविट है, मैं उनका एफिडेविट बता सकता हूं, मेरे पास ये फाइल में है। तहसीलदार जी ने अपने ही यानी कागज़ों को देखने से बिल्कुल इनकार कर दिया और माननीय न्यायालय की ये मेरे पास उसकी कॉपी है प्रकरण की। इसमें धारा 17 में जो नोटिस दिया गया है वो खातेदारी की ज़मीन को ही मान करके मुझे दिया गया है, मेरे नाम से नोटिस है। तो ये ज़मीन आपकी खरीदी हुई है? बिल्कुल खरीदी हुई ज़मीन है और ये इसमें खसरा नंबर लिखा हुआ है कि आपकी खातेदारी की ज़मीन। धारा 17 में जो नोटिस दिया जाता है ये खसरा नंबर है 5673/1485, जो खातेदारी की भूमि है, एडीए की नहीं है। एडीए सिर्फ ये है कि आपने भवन निर्माण स्वीकृति नहीं ली इसलिए इसको तोड़े हैं। नोटिस दिया है, मैंने उसका जवाब दिया है। मैंने इसका जवाब, इस नोटिस का जवाब 9 तारीख को उनके समक्ष पेश किया उपायुक्त महोदय के, और 11 तारीख को मैंने उनके कार्यालय में ये रिसिप्ट करवा दी कि साहब आपके कोर्ट से स्टे है, आए नहीं, इसलिए आप किसी प्रकार की कार्रवाई ना करें। उसके बावजूद भी इन्होंने हठधर्म का पूर्वक 11 तारीख को जब कोर्ट की तामील कराने के बाद में 16 तारीख को उपायुक्त महोदय श्री महावीर सिंह जी आरएएस ने इसमें गलत निर्णय कर दिया और निर्णय करने के तोड़-फोड़ के आदेश दे दिए तथा उन्होंने इस आदेश में ये स्पष्ट लिखा है कि इस प्रकार के समकक्ष जो हैं ओसीएफ में जितने मकानात वगैरह बने हैं उनके खिलाफ भी समान रूप से कार्रवाई की जाए। मेरे पास उसकी कॉपी है और किसी के खिलाफ में कोई कार्रवाई की। हाँ, राजनीतिक दबाव है इसमें, मिस्टर देवनानी का दबाव है आयन ही में, और मिस्टर बदेल का दबाव है, दीनबंधु चौधरी का है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ रिटायरमेंट के बाद में, इसलिए संपत्ति को जानबूझ करके तोड़ा जा रहा है। अजमेर पुलिस बेड़े में बुधवार देर रात जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा बड़ा फेरबदल किया गया है। अजमेर नवनियुक्त एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने 14 एसएचओ, 9 सब इंस्पेक्टर, 26 एएसआई, 13 हेड कांस्टेबल और 76 कांस्टेबल के तबादले किए हैं। पूर्व में बदले गए थानाधिकारियों को वापस अजमेर में लगाया गया है। आपको बता दें कि आईपीएस देवेंद्र बिश्नोई ने 3 दिन पूर्व मंगलवार को ही अजमेर एसपी के पद पर पदभार संभाला था। वे अजमेर एसपी बनने से पहले झुंझुनू जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। अजमेर एसपी बनने के बाद उन्होंने पहली लिस्ट जारी कर जिले के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। थानाधिकारियों के तबादले की बात करें तो अरविंद सिंह चारण को कृष्णगंज थाने में थानाधिकारी बनाया गया है। रविंद्र खींची को कृष्णगंज थाने से रामगंज थाने में स्थानांतरित किया गया है और दिनेश चौधरी को क्लॉक टावर थाने में, छोटेलाल मीणा को सिविल
लाइंस थाने में, दिनेश कुमार कुमावत को आदर्श नगर थाने में, नरेंद्र जाखड़ को दरगाह थाने में और मनीष चारण को साइबर थाने में थानाधिकारी बनाया गया है। वहीं महावीर सिंह राठौड़ को क्लॉक टावर थाना से स्थानांतरित कर गंज थाने में थानाधिकारी बनाया गया है। साथ ही भीकाराम काला को गंज थाने से स्थानांतरित कर यातायात निरीक्षक बनाया गया है। अजमेर मंडल के 6 अमृत भारत स्टेशनों, 17 रेल फ्लाईओवर, अंडरपास का शिलान्यास 26 फरवरी को किया जाएगा, जिसे लेकर आज कार्यक्रम के संबंध में जानकारी हेतु मंडल रेल प्रबंधक द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मंडल कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित इस प्रेस वार्ता में मंडल रेल प्रबंधक राजीव धनखड़ के अलावा अपर मंडल रेल प्रबंधक शबल देवराम व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुनील कुमार महिला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस वार्ता को संबोधित करते हुए मंडल प्रबंधक राजीव धनखड़ ने कहा कि वर्तमान में अजमेर मंडल सहित उत्तर पश्चिम रेलवे में रेल विकास की विभिन्न परियोजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। इसी कड़ी में अजमेर मंडल के 6 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकास एवं 17 आरयूबी सबवे का शिलान्यास व लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 फरवरी 2024 को किया जाएगा, जिसमें अजमेर मंडल के 6 स्टेशनों को चुना गया है। अजमेर, ब्यावर, फतेहनगर, जवाई बांध, रानी और सोमेसर स्टेशन शामिल हैं, जिन्हें इस 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय रेल के 554 रेलवे स्टेशन का शिलान्यास, 1 स्टेशन का लोकार्पण, 1500 रेल फ्लाईओवर, रेल अंडरपास का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे, जिसमें उत्तर पश्चिम रेलवे के 24 स्टेशन शामिल हैं। अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत इन स्टेशनों पर कई विकास कार्य किए जाएंगे। इस शिलान्यास कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों में विकसित भारतीय रेल के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए अजमेर मंडल पर विभिन्न स्कूलों में 2047 के विकसित भारत की विकसित रेल विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें मंडल पर स्थित 35 स्कूलों में ड्राइंग, निबंध एवं काव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 2500 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को दिनांक 26 फरवरी 2024 को मंडल के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाने वाले समारोह के दौरान पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा। 26 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर में 535 अमृत स्टेशन और 1500 से ज़्यादा आरयूबी का शिलान्यास / शुभारंभ करेंगे। और इन्हीं में से अजमेर मंडल में 6 अमृत स्टेशन और 17 आरयूबी पर फंक्शन होगा। इसमें से सबसे प्रमुख रहेगा अजमेर स्टेशन, जिसका जो अमृत स्टेशन सैंक्शन हुआ है 450 करोड़ में, इसका भी शिलान्यास रखा जाएगा। क्या कुछ व्यवस्था है इसमें? हम लोगों ने सभी स्कूल्स के अंदर कॉम्पिटिशन करवाए हैं और 35 स्कूलों के अंदर बच्चों के साथ में 2047 के विकसित भारत में विकसित रेल के थीम पर निबंध प्रतियोगिताएं, पेंटिंग कंपटीशन हुआ है। उनमें से चयनित बच्चों को इनाम दिए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। और पब्लिक को जो अमृत स्टेशन के हमारे नक्शे हैं, फ्रंटियर है, उस दिन उनको दिखाया भी जाएगा और उनसे विचार भी पूछे जाएंगे कि उनको फर्दर कैसे इम्प्रूव किया जाए। ये अजमेर स्टेशन अगले 50 साल तक की पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट करके कि आने वाले टाइम में अजमेर शहर में क्या पॉपुलेशन होगी, कितनी ट्रेन्स और बढ़ेंगी, कितने पैसेंजर्स आएंगे, उसको हिसाब में लगा करके डिज़ाइन किया गया है। ये नियरली 6 मंजिला बिल्डिंग बनेगी और दोनों एंड को ज्वाइन करते हुए 36 मीटर चौड़ा कॉन्कोर्स रहेगा, ताकि उसी के ऊपर पब्लिक के वेटिंग हॉल्स और खाने पीने के स्टॉल्स हैं वहीं पर अवेलेबल। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक केपी वर्मा ने हाथीबाटा स्थित पावर हाउस का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच करी। इस दौरान 26 कर्मचारी गैर हाजिर मिले कर्मचारियों पर निगम नियमानुसार आवश्यकता अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जनसंपर्क अधिकारी सतीश सोनी ने बताया कि प्रबंध निदेशक केपी वर्मा प्रातः 9:30 बजे हाथीबाटा कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच करने के साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि केवल समय पर आना ही जरूरी नहीं है, वरन कार्यालय के समय पर अपने कार्य का पूर्ण निष्ठा के साथ निष्पादन करना भी जरूरी है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस और सेल्फ डिसिप्लिन इसलिए जरूरी है ताकि आप सभी समय पर आकर 9:30 बजे से अपना कार्य शुरू कर दे, साथ ही उसे समयबद्ध पूरा करें।
श्री वर्मा ने निर्देश दिए कि कार्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों के बैठने के स्थान पर नाम व पदनाम लिखवाए जाएं ताकि आमजन को दिन में मिलना हो उसमें उन्हें कोई कठिनाई ना हो। उन्होंने कहा कि आप सभी की यह जिम्मेदारी है कि हमारा उपभोक्ता अनावश्यक परेशान ना हो एवं सुनिश्चित करें कि उपभोक्ताओं के कार्य समय पर पूरे हों। औचक निरीक्षण के दौरान निदेशक तकनीकी श्री मुकेश चंद्र बाल्दी, अधीक्षण अभियंता श्री दिनेश सिंह, अधीक्षण विजिलेंस श्री फुलवारी, अधीक्षण अभियंता सिविल एस के गोयल, मुख्य सुरक्षा अधिकारी श्री BS सोनी, जनसंपर्क अधिकारी श्री सतीश सोनी, वरिष्ठ लेखाधिकारी श्री अनिल टाटू, सहायक लेखाधिकारी श्री विनीत जैन साथ रहे। शहर में लगातार चोरी की वारदातों के बाद अब वाहन चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक और वाकया फाइसागर रोड स्थित बजरंग कॉलोनी में देखने को मिला, जहां पीड़ित ने बताया कि कल रात घर के बाहर खड़ी उनकी 5G एक्टिवा को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुरा लिया गया, जिसकी संपूर्ण घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इसके आधार पर पीड़ित ने बीती रात थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर CCTV कैमरे में कैद हुए वीडियो को वायरल कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। साहब मेरे क्या गाड़ी एक्टिवा थी, 5G गुम हो गई है, घर से उठा के ले गए थे, इसलिए मैं यहाँ आया था रिपोर्ट देने के लिए। ये अपने बजरंग कॉलोनी फाइसागर रोड माली मोहल्ला। मैंने कल रात को जाके पुलिस में थाने में जाके रिपोर्ट दी थी, तो इन्होंने बोला कि वो इन्होंने कंप्लेंट दर्ज कर दी थी उन्होंने रजिस्टर में, बोला कि हम वायरलेस कर देंगे सब जगह। उन्होंने कर भी दिया वायरलेस। 42 थे मेरे पास, CCTV पेज है मेरे पास, मैंने उनको दे दिया चौकी में। गाड़ी नंबर 5963। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर में नवनियुक्त सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान तमाम स्टाफ ने नवनियुक्त ज्योत्सना रंगा का स्वागत कर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। ज्योत्सना रंगा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वह उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगी और अजमेर की जनता को उत्तम स्वास्थ्य और चिकित्सा की सेवाएं मिले, इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि समस्त चिकित्सा विभाग एक परिवार की तरह है और इसी परिवार के सहयोग से जिले के आखिरी छोर तक बैठे हर व्यक्ति को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिलाया जाएगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं कोशिश पूरी करूंगी कि अजमेर ज़िले की सारी जनता को, सभी जनता को उत्तम स्वास्थ्य और चिकित्सा की सेवाएं मिले। मैम, सरकार की नई योजना है क्या रहेगी? बिल्कुल, उनको पूरा अमली जामा पहनाने की कोशिश रहेगी और सबको अभी एक परिवार के जैसे होता है हमारा स्टाफ, पूरा चिकित्सा विभाग एक परिवार के जैसे है, तो इसे इसी तरीके से आगे ले जाना है और ये इंश्योर करना है कि ज़िले में कोई भी आखिरी छोर तक का व्यक्ति चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम ना रहे। यही एक सिंगल पॉइंट मेरा एजेंडा रहेगा, तो शायद उसमें सब कुछ ही कवर हो जाता है कि सारी योजनाएं, जितनी भी हम जनहित की योजनाएं सरकार ने शुरू करी है, उनको सबको हम प्रायोरिटी पे पूरी करें। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की स्वीप प्रभारी मीना शर्मा के तत्वाधान में आज भोपू का बाड़ा स्थित शिव मंदिर पर रंगोली एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से सभी मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मीना शर्मा ने बताया कि लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए जनता को जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन के साथ नगर निगम प्रशासन ने इसके लिए मतदान जागरूकता अभियान के तहत स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया है। इसके तहत स्कूली छात्र छात्रा शहर में रंगोली, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। साथ ही लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग कैसे करना है, इसे नाटक के माध्यम से समझाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत उत्तर विधानसभा क्षेत्र के जो स्वीप प्रभारी मीना शर्मा के तत्वाधान में आज भोपा का बाड़ा शिव मंदिर के पास में एक रंगोली प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक और बीएलओ के तत्वाधान में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसके अंदर हमारे जो वार्ड के निर्वाचन अधिकारी एवं स्वीप प्रभारी और हमारे उत्तर विधानसभा क्षेत्र के जो प्रभारी हैं, उनके सभी के माध्यम से ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसके अंदर सभी जो हमारे मतदाता हैं उनको जागरूक करने के लिए प्रोग्राम किया गया है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत का प्रयोग करके और 100% इस मतदान को बढ़ाएं। और मैं सभी दिव्यांग बुजुर्गों के लिए आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि सक्षम ऐप को डाउनलोड करके और उसके माध्यम से जो भी भारत सरकार चुनाव आयोग द्वारा जो सुविधा दी गई है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। उत्तर विधानसभा क्षेत्र से सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा यहाँ पर स्वीप गतिविधि के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है भोपो का बाड़ा के अंदर। आज यहाँ पर रंगोली प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक के तहत सभी मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य किया गया है, जो एक बहुत ही प्रभावशाली ढंग से इन्होंने बहुत मेहनत से किया है। मैं यहाँ के जो प्रभारी हैं, जो सुपरवाइज़र महोदय हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लिया है और अपने सभी बीएलओ के माध्यम से और इन स्कूल के विद्यार्थियों के माध्यम से यहाँ पर ये बिल्कुल पब्लिक प्लेस के ऊपर इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके द्वारा हम ये सभी संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने वोटर आईडी के अलावा 12 दस्तावेजों के माध्यम से किस तरह से अपने वोट और मत का उपयोग कर सकते हैं, करना चाहिए। हमारे लोकतंत्र की गरिमा का सवाल है। हमारे लोकतंत्र को बचाने और इसके स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपना वोट का उपयोग करके और इस लोकतंत्र को मजबूत बना सकता है। यही हम सभी का संदेश है। आम पब्लिक इस बात को समझे और इसके प्रति जागरूक हो और अपने मत का उपयोग करें।
पुष्कर के सावित्री माता रोपवे पर आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर सहित पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। तीर्थ नगरी पुष्कर में सावित्री माता के दर्शन करने रोपवे पर जा रहे 2 युवक रोपवे में फंस गए। मामले की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीम सहित पुलिस जाब्ता, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, नगर पालिका की टीम और चिकित्सा टीम मौके पर पहुंच गई। यही नहीं, जिला कलेक्टर भारती दीक्षित, एडिशनल एसपी वैभव शर्मा, सीआई राकेश यादव, अजमेर एसडीएम ईओ बनवारी लाल, नायब तहसीलदार नीलिमा सहित चिकित्सा की टीम मौके पर पहुंच गई। करीबन 40 मिनट तक एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने पुलिस की मदद से अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू किया और दोनों ऊंचाइयों पर, पहाड़ियों पर, खाई के बीच रेस्क्यू करके दोनों युवकों को एक एक करके रस्सी के सहारे सुरक्षित नीचे उतारा। तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। जी हां, यह नजारा आज देखने को मिला सावित्री पहाड़ी रोपवे पर, जब प्रशासन और पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान रोपवे पर लोग अगर फंस जाते हैं तो उनको किस तरह सुरक्षित बचाकर नीचे उतारा जाता है, उसकी मॉक ड्रिल की गई। करीब 40 मिनट तक चली मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, पुलिसकर्मी सहित फायर ब्रिगेड, चिकित्सा कर्मी, प्रशासन और कैसे कार्य को अंजाम देते हैं वे पूरा दर्शाया गया। वहीं मॉक ड्रिल के दौरान रोपवे का संचालन 2 घंटे तक पूर्ण रूप से बंद रखा गया। पहली बार सावित्री माता रोपवे पर मॉक ड्रिल की गई। ड्रिल में अगर हमारे केबल कार में जो हमारी रोपवे चल रही है उसमें कोई खराबी हो जाती है, कोई तकनीकी खराबी हो जाती है या फिर मौसम की वजह से कुछ दिक्कत हो जाती है, तो कैसे हमारे जो यात्री हैं उनको सेफली उतारा जा सके, उनकी जान बचाई जा सके, इस कारण से ये मॉक ड्रिल करवाई गई है, ताकि आगे फ्यूचर में वैसे होना नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कोई इंसिडेंट होता है तो हम उनको सेव कर सकें। कमांडेंट 6 बटालियन एनडीआर श्री बीवीएन प्रसन्ना कुमार और डीएम अजमेर श्रीमती भारती दीक्षित, दोनों ने मिलकर के आज जो पुष्कर रोपवे उसके ऊपर जो है कंटीजेंसी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस तिथि के निर्धारण के बाद कल एक जो है टेबल टॉप मीटिंग की गई, जिसमें निर्धारित किया गया कि कितने बजे और कौन कौन सी एजेंसियाँ भाग लेंगी और किस टाइप की कंटीजेंसी हो सकती है। तो उसके आधार पर आज 11 बजे कंटीजेंसी घोषित की गई और सरप्राइजली चेक किया गया कि यदि कोई कंटीजेंसी होती है तो हम किन किन विधियों से जो है विक्टिम्स को इवैक्यूएट कर सकते हैं, कितना जल्दी हम यहाँ पहुँच सकते हैं और सभी को हम जितना जल्दी हो सके बचा सकते हैं। तो आज रॉप रेस्क्यू के माध्यम से चेयर भेज के और अनेक प्रकार की विधियाँ जिससे हम ट्रॉली में फंसे हुए पैसेंजर को बखूबी और सकुशल बचा सकें, वो आज उसका आयोजन किया गया और उसमें जो है इस कंटीजेंसी ड्रिल का प्रदर्शन किया गया। उसमें सभी एजेंसियों ने मिलकर के हिस्सा लिया। उसमें जो रोपवे की कंटीजेंसी टीम है उसने, एनडीआरएफ ने और लोकल यहाँ के सिविल डिफेंस ने, इन सब में हिस्सा लिया और आज इस मॉक ड्रिल का सफलतापूर्वक जो है आयोजन किया। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। पुष्कर तीर्थ नगरी में पालिका अध्यक्ष के रूप में कमल पाठक की बहाली के बाद पुष्कर में खुशी की लहर है। विभिन्न संगठनों की ओर से पाठक के स्वागत का सिलसिला लगातार जारी है। आज यज्ञ घाट पर सिद्धेश्वर भक्त मंडल की ओर से पाठक का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इससे पहले ढोल धमाके के साथ पाठक का स्वागत किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सरोवर की पूजा अर्चना कर दुग्धाभिषेक किया गया। पंडित पवन पाराशर ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करवाई। जय पुष्कराज की आज हमारे पालिका अध्यक्ष कमल जी पाठक का स्वागत किया गया है। पुष्कराज तीर्थ की पूजा अभिषेक सिद्धेश्वर मंडल पुष्कर द्वारा। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की ओर से आज होटल क्रॉसलेन के सभागार में क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में अजमेर तथा जिले के अन्य कस्बों एवं गांवों से मीडिया कर्मियों ने भाग लिया। इस वार्तालाप कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्रीय मीडिया के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर जिला एवं ग्रामीण स्तर पर कार्य कर रहे पत्रकारों को केंद्र और राज्य सरकार की योजना और समसामयिक विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी देना है, ताकि वह अपने माध्यम से लोगों को जागरूक कर सके। आपको बता दें कि सांसद भागीरथ चौधरी ने इस कार्यशाला का आज उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित, सीआरपीएफ के डीआईजी अनिल कुमार सिंह विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आज जो पीआईबी की कार्यशाला थी, इसमें बहुत पॉजिटिव इंटरेक्शन रहा सभी मीडिया बंधुओं के साथ। उसमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल अधिकारी हैं, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। हमारे सांसद महोदय थे, हमारे सीआरपीएफ के डीआईजी साहब थे। तो एक बहुत पॉजिटिव और एक बहुत शेयरिंग एटीट्यूड में, शेयरिंग एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें एक दूसरे से के साथ हमने साझा करी। और जो इश्यूज़ यहाँ पे बहुत छोटे छोटे जो इश्यूज़ रेज हुए, अधिकांश इश्यूज़ को हम अपने सर पे अटेंड कर सकते हैं। और इसके लिए हम एक कार्य योजना भी बना रहे हैं, जो पीआरओ साहब के माध्यम से सभी मीडिया बंधुओं के साथ शेयर होगी। और जैसे हमने अपनी स्पीच में भी कहा, और अन्य जो यहाँ पे अतिथिगण थे, उन्होंने भी अपनी स्पीच में इस चीज़ को रिपीटेडली हाईलाइट किया कि मीडिया का भी एक पॉजिटिव जर्नलिज्म होना चाहिए। क्रिटिसिज्म की जगह हम अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट से किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करें, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे किसी गवर्नमेंट ऑफिसर या किसी कार्मिक के लिए हम कोई भी नेगेटिव न्यूज़ अगर छापने की चेष्टा रखते हैं, तो एक बार मीडिया की तरफ से उसका वेरिफिकेशन हो जाए, पूरे फैक्ट्स के बाद ही उसके बारे में कुछ भी मीडिया में आए। अदरवाइज़ अननेसेसरीली जो कई अच्छे कार्मिक भी होते हैं, जो पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं, उनकी छवि खराब होती है। तो वो नहीं हो, इसकी हम सभी मीडिया बंधुओं से आशा रखते हैं। आज ये पीआईबी वर्कशॉप उनके द्वारा रखी गई है। वास्तव में देखिए, इस चाहे घर से लेकर देश और दुनिया में हो, जब संवाद होता है, परस्पर संवाद होता है, तो उसमें कई समस्याओं का हल होता है। तो ये आज एक वार्तालाप का ये जो कार्यक्रम है, मैं कह सकता हूँ ये बेहतरीन है। ये इस जिले के लिए एक वरदान साबित होगा। उसमें जो भी चाहे किसी भी पक्ष की तरफ से, आज जैसे मीडिया चौथा स्तंभ है, यहाँ
चाहे कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे सारे सब कुछ अपन मिलकर जब समाज मिलकर कोई करेंगे तो इस समस्या का निदान होगा। तो दोनों तरफ से कुछ आया। हम चौथा स्तंभ से भी काफ़ी उम्मीद करते हैं, देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो चौथा स्तंभ भी जो उनके सामने समस्याएं हैं, जो 5-6 बिंदु आए हैं मेरे सामने, मेरे संज्ञान में आए हैं, मैंने यही निवेदन किया है कि आप ये बताइए कि दूसरे स्टेट में तो यदि पत्रकार बंधुओं को कोई सुविधाएं मिल रही है और राजस्थान में नहीं मिल रही है, तो हम जरूर मुख्यमंत्री जी से इस चीज़ की और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करेंगे और उस समस्या का निदान करने की कोशिश करेंगे। बाकी इसका हेतु यही है कि विकसित भारत बनाना है, ये मोदी जी का सपना है। को यदि देश भर में कहीं भी यदि पत्रकारों को टोल फ्री नहीं है तो उसमें तो फिर भी मैं बात करूँगा, फिर उसको तो मैं कह सकता हूँ कि मैं उसको करा सकता हूँ। परंतु मान लो जैसे स्टेट लेवल के जो स्टेट हाईवे हैं उनमें आपको बता 2018 के पहले फ्री थे, टोल फ्री थे, परंतु जो ही कांग्रेस की सरकार आई और उन्होंने टोल लगा दिया। परंतु अब वापस हम चाहेंगे कि वो टोल फ्री हो, स्टेट वो सबके लिए हो, चाहे उसमें पत्रकार हो चाहे आम जन हो, सबके लिए स्टेट जो हाईवे है वो टोल फ्री हो। क्योंकि कांग्रेस ने लगाए थे परंतु मीडिया ने आखिर इसको हाईलाइट किया और उसका परिणाम निकला कि यहाँ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।